ग्रीटिंग्स एवरीवन, माय नेम इज़ एडवोकेट शब्बीर शोरा। इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सबको बताऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नए फार्म लॉज इशू किए हैं पूरे फार्मिंग सेक्टर के, एग्रीकल्चरल सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 फार्म लॉज इशू किए हैं। इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको इस फार्म लॉज के प्रोज और कॉन्स दोनों बताऊंगा। आप ही डिसाइड कर लो फिर ये फार्मर्स के लिए फायदेमंद है या नहीं है इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स सी व्हाई द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग सिंस 9th August 2020। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 3 एक्ट लागू किए हैं 2020 में। वो 3 एक्ट के नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, द फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 और थर्ड द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में इशू किया गया था, लागू किया गया था। इसमें हाल ही में अमेंडमेंट किया गया है, एडिशंस किए गए हैं सेक्शंस के, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये अमेंडमेंट में जो सेक्शंस है वो मेन एक्ट में ऐड किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ही 3 जो फार्म लॉज है, यही 3 फार्म लॉज से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे एग्रीकल्चरल सेक्टर को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 3 एक्ट्स हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है पूरे एग्रीकल्चरल सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। ये 3 एक्ट्स के जरिए से फार्मर्स, ट्रेडर्स, प्राइवेट प्लेयर्स और कॉरपोरेट्स को ट्रेड रेगुलेशंस और फार्म लॉज में बांधने के लिए आप सबको ये 3 लॉज कंसाइज तरीके से शॉर्ट में इसके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। अब बात करते हैं द फर्स्ट एक्ट जिसके वजह से सबसे बड़ा विवाद क्रिएट हुआ है फार्मर्स सेक्टर में, फार्मर्स में, हर एक स्टेट में। वो है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। ये पूरा एक्ट सिर्फ 20 सेक्शंस का एक्ट है। ये पूरा एक्ट सिर्फ 20 सेक्शंस का एक्ट है। इसी एक्ट के सेक्शन 3 में कहा गया है कि हर एक फार्मर, ट्रेडर, प्राइवेट प्लेयर या कॉरपोरेट स्टेट के किसी भी कोने से कोई भी दूसरे स्टेट से फार्मर्स प्रोड्यूस यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीद सकता है या फार्मर बेच सकता है, फ्रॉम वेदर इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट। सेक्शन 3 में यह भी कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, जो कि ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म यूज करके वो फार्मर्स प्रोड्यूस खरीद सकते हैं या फार्मर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपना प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो बेच सकते हैं। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन का जो प्लेटफॉर्म है उसे रेगुलेट नहीं किया है, वो रेगुलेट करना बाकी है। सेक्शन 4 ऑफ द सेम एक्ट ये कहता है कि अगर फार्मर्स और ट्रेडर्स के बीच में आमने सामने सौदा हो रहा है तो ट्रेडर को या प्राइवेट प्लेयर को या कॉरपोरेट को उसी वक्त, उसी क्षण फार्मर को ऑन द स्पॉट पेमेंट देना है फॉर द फार्मर्स प्रोड्यूस। अगर थोड़ा एज पर अग्रीमेंट, अगर वो ट्रेडर या प्राइवेट प्लेयर ऑन द स्पॉट नहीं दे पाता है या एज पर अग्रीमेंट मैक्सिमम 3 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है एज पर सेक्शन 4, 3 वर्किंग डेज से ज़्यादा वो ट्रेडर टाइम नहीं ले सकता। उसी 3 वर्किंग डेज के अंदर द ट्रेडर हैज़ टू पे द फार्मर, वो ट्रेडर को, फार्मर को उसके पैसे दे देना है विद इन 3 वर्किंग डेज। ये सेक्शन 4 के हिसाब से। अब बात करते हैं सेक्शन 6 का, जिसके वजह से सबसे बड़ा विवाद क्रिएट किया गया है फार्मर सेक्टर में। सेक्शन 6 ये कहता है कि नो मार्केट फी, नो सेस, नो लेवी या किसी भी तरीके का टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा फार्मर्स के ऊपर या ट्रेडर्स के ऊपर, प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर या फिर कॉरपोरेट्स के ऊपर जो फार्मर्स सेक्टर में डील करता है या ट्रेड करता है। अगर ये एपीएमसी के मार्केट के बाहर ट्रेड करेंगे तो
यानी कि अगर एपीएमसी मार्केट में, एपीएमसी मार्केट यानी कि मंडी, एपीएमसी मार्केट में अगर ये डील करेंगे या ट्रेड करेंगे तो उनको टैक्स लगेगा, सेज लगेगा और एपीएमसी मार्केट फी भी लगेगी। अगर ये एपीएमसी मार्केट के बाहर ट्रेड करेंगे तो इनको टैक्स नहीं लगेगा, इनको सेज नहीं लगेगा, इनको किसी भी तरीके का लेवी चार्ज नहीं होगा। अभी इसके वजह से क्या विवाद क्रिएट किया गया है वो ये है कि अगर ऑल ट्रेडर्स, हर एक ट्रेडर, हर एक व्यक्ति प्रॉफिट मोटिवेटेड होता है तो वो एपीएमसी मार्केट में क्यों करेगा? अगर उसको ये प्रोविजन दिया गया है, टैक्स फ्री का प्रोविजन दिया गया है, वो डेफिनेटली एपीएमसी मार्केट के बाहर डील करेगा, प्राइवेट मार्केट में, टू सेव टैक्स, टू सेव मनी, और प्रॉफिट्स और बढ़ जाएंगे उसके। तो इसी के वजह से, इसी सेक्शन के वजह से एपीएमसी मार्केट स्लोली इरेडिकेट हो जाएगा। अभी एपीएमसी मार्केट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है फार्मर्स के लिए, वो ये है कि एपीएमसी मार्केट अपने आप में ही एक डेमोक्रेसी है, बराबर। एपीएमसी का एक बाकायदा एक्ट भी है जो इशू किया गया था 1963 में। एपीएमसी मार्केट फार्मर्स के लिए बनाया गया था, फार्मर्स ही उसे चलाते हैं, एक कमेटी बनाई गई है जो फार्मर्स चलाते हैं और वो फार्मर्स के लिए ही एपीएमसी मार्केट है। और वो जो ट्रेड होता है मार्केट के अंदर, वो फीस से ही वो मार्केट चलता है, वो रेगुलेट होता है। यही एपीएमसी एक्ट के तहत, जो हर एक स्टेट में एक एपीएमसी एक्ट है, वो एक एमएसपी इशू किया गया है। एमएसपी यानी कि जो दूसरा विवाद है इसी सेक्शन के वजह से कि अगर एपीएमसी मार्केट गया, अगर एपीएमसी मार्केट इरेडिकेट हो गया बिकॉज ऑफ प्राइवेट मार्केट्स के वजह से, अगर एपीएमसी मार्केट इरेडिकेट हो गया तो एमएसपी नहीं मिलेगा फार्मर्स को। और एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये है कि अगर कोई फार्मर, फर्ज कीजिए आप फार्मर हो, आप अपना प्रोड्यूस नहीं बेच पा रहे हो, कोई भी ट्रेडर नहीं खरीद पा रहा है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट आपको देगी, वो गवर्नमेंट आपसे खरीदेगी। और वही जो फार्मर्स प्रोड्यूस गवर्नमेंट आपसे खरीदेगी, एमएसपी देकर आपको, फार्मर्स को, उसी प्रोड्यूस को हाईली सब्सिडाइज प्राइस में सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ही बेचेगी, सब्सिडाइज प्राइस में। जो और ये ही जो ग्रेन्स है या वीट है, ग्रेन्स है जो गवर्नमेंट खरीदती है एमएसपी पे, मोर देन 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सर्वाइव करती है यही सब्सिडाइज्ड ग्रेन्स पर, यही सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स पर, जो गवर्नमेंट फार्मर्स से एमएसपी पे खरीदती है। तो अगर एपीएमसी मार्केट नहीं रहा तो एमएसपी नहीं रहेगा, तो फार्मर्स का इंश्योरेंस कहाँ रहेगा कि उनको मिनिमम इतना मिलेगा हर एक प्रोड्यूस पे। प्राइवेट मंडीज आएगी, देयर इज नो अश्योरेंस दैट दे वुड रिसीव मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये मेन दो विवाद है सेक्शन 6 के वजह से कि जब अगर मार्केट फी नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली ट्रेडर्स प्राइवेट मंडी में ही खरीदेंगे, तो फार्मर्स को प्राइवेट मंडी में ही जाना पड़ेगा खरीदने के लिए। अभी इससे स्टेट को क्या नुकसान है? सेक्शन 6 से स्टेट को क्या नुकसान है? ऑब्वियसली नो टैक्स टू द स्टेट। डायरेक्ट इनकम जो स्टेट का है, वो डायरेक्ट टैक्स का इनकम स्टेट का हट जाएगा, बिकॉज एग्रीकल्चरल इज अ स्टेट सब्जेक्ट, नॉट अ सेंट्रल सब्जेक्ट। अभी बात करते हैं सेक्शन 8 के बारे में। इसी एक्ट में सेक्शन 8 ये कहता है कि अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट, अगर फार्मर या और ट्रेडर के बीच में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है तो वो कैसे रिजॉल्व करेंगे। सेक्शन 8 ये कहता है डिस्प्यूटेड पार्टी यानी कि जो अग्रीव्ड पार्टी है, वो फार्मर या ट्रेडर, उन्हें अप्रोच करना है सबसे पहले एसडीएम को। एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को अप्रोच करना है एक कंप्लेंट एप्लीकेशन के साथ। एसडीएम जब ये कंप्लेंट एप्लीकेशन रिसीव करेगा, प्राप्त होगा जब उसे ये कंप्लेंट एप्लीकेशन, वो इसी एप्लीकेशन को कंसीलिएशन के लिए ट्रांसफ़र करेगा। और कंसीलिएशन यानी कि दोनों पार्टीज़ के बीच में, जो फार्मर है और ट्रेडर है, दोनों पार्टीज़ के बीच में समझौता होने की कोशिश करेंगे एसडीएम। और ये कंसीलिएशन एक दूसरा अथॉरिटेटिव जो अथॉरिटी रहेगा,
वो या तो रिटायर्ड जज होगा या गवर्नमेंट अथॉरिटी होगा, वो डिसाइड करेगा आपका कंसीलिएशन। अभी ये कंसीलिएशन 30 दिन के अंदर, आपके कंप्लेंट एप्लीकेशन देने एसडीएम को देने के 30 दिन के अंदर ये कंसीलिएशन ख़त्म होना चाहिए। अगर ये ख़त्म नहीं हुआ तो विद इन 30 डेज, 30 आपका पहला दिन स्टार्ट कब होता है, जब आप कंप्लेंट एप्लीकेशन लेके जाते हो एसडीएम के पास, और विद इन 30 डेज आपका अगर कंसीलिएशन नहीं हुआ, समझौता नहीं हुआ, सेटलमेंट नहीं हुआ, तो वही 30 दिन के अंदर आपको वापस एसडीएम के पास आना है, एक कंप्लेंट पेटिशन लेके एज पर फॉर्मेट आपको वो कंप्लेंट पेटिशन देना है एसडीएम को, और तभी एसडीएम खुद कॉग्निजेंस लेगा, एक्शन लेगा उस कंप्लेंट पेटिशन का, भले आप ट्रेडर हो या फार्मर हो, और वो खुद उस कंप्लेंट पेटिशन को डिसाइड करेगा। अभी एसडीएम के पास 30 दिन की मोहलत दी गई है ये सेटलमेंट करने का, ये डिस्प्यूट सेटल करने का। तो ये एसडीएम 3 तरीके का ऑर्डर पास कर सकता है अगर फार्मर या ट्रेडर उनके पास जाएंगे डिस्प्यूट लेके। पहला ऑर्डर अगर फार्मर के हित में रहा तो एसडीएम ऑर्डर इशू करेगा फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट्स, यानी कि जो भी पेंडिंग अमाउंट है ट्रेडर को देना है फार्मर को, तो एसडीएम डायरेक्ट करेगा ट्रेडर को कि उसे ये अमाउंट फार्मर को रीपे करना है। सेकंड ऑर्डर ये तरीके का रहेगा कि ट्रेडर को पेनल्टी पड़ सकती है। थर्ड ऑर्डर ये रहेगा ट्रेडर के खिलाफ कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर इशू कर सकता है एसडीएम ट्रेडर के खिलाफ, कि यानी कि वो पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर ट्रेड एरिया में वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ट्रेडर ट्रेडिंग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं कर सकता, इसे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कहते हैं। ये 3 तरीके का ऑर्डर हुआ है। ये पूरा प्रोसेस एसडीएम जब खुद कॉग्निजेंस लेगा उसे 30 दिन के अंदर ये डिसाइड करना है। आफ्टर जब ये ऑर्डर पास कर दिया है एसडीएम ने, अगर कोई भी पार्टी ये ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है इस ऑर्डर से, तो इस ऑर्डर के इशू होने से 30 दिन के अंदर आपको अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना है। अगर आप फार्मर हो या ट्रेडर हो, अगर आप इस ऑर्डर से संतुष्ट नहीं हो तो आपको अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना है, और अपीलेट अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर है या एडिशनल कलेक्टर है जो कलेक्टर से ही अपॉइंट किया गया है विद इन 30 डेज। और कलेक्टर का जो डिसीजन रहेगा या एसडीएम का जो डिसीजन रहेगा वो एज पार एज या एज गुड एज शैल बी डीम्ड एज अ सिविल कोर्ट डिक्री और अ सिविल कोर्ट ऑर्डर। अभी एक और सेक्शन है जिसके वजह से बड़ा विवाद क्रिएट किया हुआ है फार्मर्स के बीच, बड़ा विवाद है फार्मर्स के बीच, बड़ी घबराहट है फार्मर्स के बीच, कि सेक्शन 15, यही एक्ट का सेक्शन 15 जो कहता है कि देयर नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैनर the cognizance of which can be taken and disposed of by any authority empowered by or under this act or the rules made thereunder। यानी कि किसी भी सिविल कोर्ट के पास अथॉरिटी छीन ली गई है कि वो ये कोई भी डिस्प्यूट हो इस एक्ट के तहत, या कोई भी फार्मर्स डिस्प्यूट हो, वो सिविल अथॉरिटी के पास जा ही नहीं सकते, सिविल कोर्ट के पास जा ही नहीं सकते। तो उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो एसडीएम या तो कलेक्टर। एसडीएम इज द फर्स्ट अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी है कलेक्टर। अब बात करते हैं पेनल्टीज के बारे में। इस एक्ट में पेनल्टीज और फाइन्स का क्या कहना है। सेक्शन 11 इस एक्ट में कहता है कि whoever contravenes the provisions of section 4, whoever यानी कि इसमें फार्मर्स भी इंक्लूड हुए हैं और ट्रेडर्स भी इंक्लूड हुए हैं, यानी कि फार्मर्स को भी फाइन पड़ सकता है या ट्रेडर्स को भी फाइन पड़ सकता है। सो whoever contravenes the provisions of section 4, सेक्शन 4 जो मैंने इसी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, यानी कि फार्मर या ट्रेडर जब आमने सामने सौदा करते हैं, अगर सेक्शन 4 में किसी भी तरीके का प्रोविजन वायोलेट किया है फार्मर ने या ट्रेडर ने, तो मिनिमम 25,000 टू मैक्सिमम 5 लाख का फाइन पड़ सकता है सेक्शन 4 को अगर ब्रीच किए तो।
अगर किसी फार्मर ने या ट्रेडर ने सेक्शन 5 और सेक्शन 7 इसी एक्ट के जो प्रोविजंस अगर वायोलेट किया करते हैं, जो सेक्शन 5 और सेक्शन 7 इस एक्ट के ये कहते हैं कि जो प्रोविजंस बनाए गए हैं फॉर ETTP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, जो अभी तक रेगुलेट नहीं किया गया है, अगर किसी फार्मर या ट्रेडर इस ETTP को वायोलेट करते हैं, जो रूल्स है, गाइडलाइंस है या प्रोविजंस है जो रेगुलेट करने वाले अभी गवर्नमेंट, इसको अगर वायोलेट करते हैं तो मिनिमम 50,000 टू मैक्सिमम 10 lakhs का फाइन पड़ सकता है। ये फाइन किसी को भी पड़ सकता है, फार्मर को या ट्रेडर को। अब बात करते हैं द फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। फार्मर्स ये जो दूसरा एक्ट है, इस एक्ट के वजह से घबरा रहे हैं कि वो अपने ही खेत में बंदी बन के रह जाएंगे, एंस्लेव्ड हो जाएंगे अपने ही फार्म लैंड्स में, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स जब वो टेक ओवर करेंगे पूरे एग्रीकल्चरल मार्केट को, APMC मार्केट जब स्लोली इरेडिकेट हो जाएगा, जब प्राइवेट प्लेयर्स विल ओवरटेक करेंगे पूरे मार्केट को, प्राइवेट प्लेयर्स ही फोर्स करेंगे या डायरेक्ट करेंगे फार्मर्स को कि वो क्या प्रोड्यूस करे अपने लैंड्स में। अभी शॉर्ट में मैं आपको जो तीसरा अमेंडमेंट एक्ट जो गवर्नमेंट ने इशू किया है वो है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये एक्ट इशू किया गया था विद द नेम ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में। तो हर साल अमेंडमेंट होता है, या जब भी अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट यानी कि वही मेन एक्ट जो होता है उसमें एडिशंस होते हैं सेक्शंस के, या कुछ सेक्शंस निकाले जाते हैं, रिपील किए जाते हैं। तो वो जो प्रोसेस है एडिशन करने का या रिपील करने का सेक्शंस का, उसे अमेंडमेंट कहलाया जाता है। ये एडिशन किया गया है सेक्शन 3 में कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में कंट्रोल द सप्लाई एंड फ्लो में रेगुलेट करने की जो अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है फॉर फूड स्टफ्स इंक्लूडिंग सीरियल्स, pulses, potatoes, onions, edible oil seeds and oils only in under extraordinary circumstances which may include war, famine, extraordinary price rise and natural calamity of grave nature। यानी कि इनमें से कुछ भी चीज़ हो, वॉर हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज हो या नेचुरल कैलामिटी हो, तो गवर्नमेंट जो फूड स्टफ्स का जो फार्मर्स प्रोड्यूस या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसका सप्लाई और फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि होल्ड कर सकती है। गवर्नमेंट इन फूड स्टफ्स का सप्लाई और फ्लो को सिर्फ तभी कंट्रोल कर सकते हैं इन वॉर सिचुएशंस में या फैमाइन सिचुएशंस में या फिर नेचुरल कैलामिटी की सिचुएशंस में, जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या फूड स्टफ का रिटेल प्राइस लिमिट या तो 100% से इंक्रीज हो जाए, उसका रिटेल प्राइस लिमिट फॉर हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी कि अनियन, पोटैटोज, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा। सेकेंड, अगर 50% इंक्रीज इन रिटेल प्राइस फॉर नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चरल फूडस्टफ्स। नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चरल फूडस्टफ्स यानी कि आइटम्स सच एज पल्सेस, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा, सीरियल्स एक्सेट्रा। अभी इसका नुकसान फार्मर्स ये कहते हैं कि दिस could lead to food inflation. There could be an artificial food hoarding by private entities, by private players. अभी मैं आपको ये तीनों लॉज के फायदे और नुकसान दोनों समझाऊंगा, प्रोज और कॉन्स दोनों समझाऊंगा। पहले मैं आपको ये तीनों लॉज का फायदा बताता हूँ। इससे फार्मर्स और ट्रेडर्स इंडिया में किधर भी परचेस और सेल कर सकते हैं, किसी भी तरीके का टैक्स नहीं है, सेज नहीं है, मार्केट फी नहीं है। इसका वैसे भी नुकसान भी है, तो कॉन्स में भी आना चाहिए। फार्मर्स अपने इनकम बढ़ाने की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। फोर्थ, ये जो तीनों फार्म एक्ट्स है, जो फार्म रेगुलेटरी एक्ट्स है, ये पीएम मोदी का जो विजन है उसे भी सपोर्ट करता है, जो है वन नेशन वन एग्रीकल्चरल मार्केट।
अभी मैं आपको इसके कौन समझा देता हूँ। इसमें एपीएमसी मार्केट जो है, एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी जो है, वो स्लोली इरेडिकेट हो सकता है। सेकंड कौन ये है कि नो एमएसपी टू द फार्मर्स, यानी कि मिनिमम सेफ्टी प्राइस नहीं मिलेगा फार्मर्स को अगर एपीएमसी मार्केट निकल गया और प्राइवेटाइज हो गया पूरा एग्रीकल्चरल मार्केट। इसमें एसडीएम और कलेक्टर ही एक अथॉरिटी है जो फार्मर्स या ट्रेडर्स अप्रोच कर सकते हैं कोई भी डिस्प्यूट में। सेक्शन 15 के तहत, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वीडियो में, आप कोई भी सिविल कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते। आपको सिर्फ एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर के पास ही जा सकते हैं। आप एक्ट के हिसाब से सिविल कोर्ट जा ही नहीं सकते। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ऑफ लॉ है। इसमें फार्मर्स को फियर है दैट प्राइवेट प्लेयर्स या कॉरपोरेट्स पूरा एग्रीकल्चरल सेक्टर को रेगुलेट करेंगे और कंट्रोल करेंगे फ्यूचर में। जो मोनोपोली किया जाएगा पूरे एग्रीकल्चरल सेक्टर को, या एक ही या दो कॉरपोरेट सेक्टर्स ही पूरे एग्रीकल्चरल सेक्टर को चलाएंगे। इसमें नो सेज, नो मार्केट फी, नो टैक्स से स्टेट को भी नुकसान है, एपीएमसी मार्केट यानी कि मंडी को भी नुकसान है। मंडी को नुकसान होगा तो कोई गवर्नमेंट मंडी नहीं होगा फार्मर्स के लिए, तो फार्मर्स को एमएसपी भी नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग हो जाएगा पूरा। इन नियर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग के बेसिस पे ही चले। अभी फार्मर्स इससे डर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग अगर आया फिर वो अपने ही खेतों में कॉर्पोरेट्स के गुलामी करेंगे, अपने ही खेतों में एंस्लेव हो जाएंगे कॉर्पोरेट्स के। वो कैसे, एक एग्जाम्पल पेप्सिको कंपनी का मैं आपको देता हूँ। पेप्सिको कंपनी ने एक अग्रीमेंट किया था फार्मर्स के साथ में कि उनको एक पर्टिकुलर पटेटो उगाना है, पर्टिकुलर क्वालिटी का पटेटो उनको कल्टीवेट करना है। फार्मर ने वो कल्टीवेट किया, क्रॉप कट हुआ, फिर पेप्सिको कंपनी कहता है कि वी कैन नॉट परचेज दिस प्रोडक्ट एज पर द अग्रीमेंट बट वी आर रेडी टू परचेज इट ऑन अ लेसर अमाउंट एज डिसाइडेड। फार्मर ने अप्रोच किया एसडीएम को, ये इशू एसडीएम के पास लेके गया। एसडीएम भी कहता है यस, एज पर द अग्रीमेंट द क्वालिटी इज नॉट एज डिसाइडेड, द क्वालिटी सेम नहीं है जैसा कि आपने अग्रीमेंट में डिसाइड किया था। तो इसमें पेप्सिको कंपनी जीत गई और फार्मर को अपना जो प्रोडक्ट था, जो मेहनत किया उसने, उससे लीस्ट अमाउंट में उसको पेप्सिको कंपनी को सेल करना पड़ा। तो कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग का ये एक नुकसान है, फ्री मार्केट में वो बेच नहीं सकते। एग्रीकल्चरल दूसरा है कि एग्रीकल्चरल एक स्टेट अफेयर है, सेंट्रल अफेयर नहीं है। सेंटर एक स्टेट अफेयर में इंटरवीन कर रही है और उनका सेस और टैक्स छीन रही है स्टेट से। ये सबसे बड़ा कौन है? इट इज डायरेक्ट लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर अ स्टेट। इससे जैसा अभी एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट में भी मैं आपको समझाया कि आर्टिफिशियल फूड इन्फ्लेशन क्रिएट हो सकता है। तो इससे ना ही सिर्फ फार्मर्स को नहीं डरना चाहिए, आम इंसान को भी दे शुड बी वरीसम कि अगर आर्टिफिशियल फूड इन्फ्लेशन हुआ या फूड स्टॉकिंग हुआ, होर्डिंग हुआ फूड का आर्टिफिशियली, इट विल इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ ऑल फूड प्रोडक्ट्स, ऑफ ऑल फूड रॉ प्रोडक्ट्स। तो इससे कस्टमर या कंज्यूमर के पॉकेट्स को भी अफेक्ट किया जा सकता है। अभी मैंने आपको इसके प्रोज और कॉन्स दोनों समझाया हूँ। आप खुद ही डिसाइड करो कि आप फार्मर्स सही कर रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं प्रोटेस्ट करके। Thank you for your patient hearing. Please share, subscribe and like this video. Also hit the bell icon. I will come with more such videos. Thank you.